वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 14 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि वीडियोस जो है वो थोड़े डिले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। तो ज्यादा देर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो पे चलते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नोबेल प्राइज की जो है वो सीरीज वैसे भी शुरू ही है, तो कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज के बारे में भी न्यूज़ेस बहुत ज्यादा और करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं और आ भी रहे हैं। तो गाइज उनके ऊपर नोट रखिएगा और उसको रिवाइज करिएगा एग्जाम के टाइम पे। चल आगे बढ़ते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। आगे बढ़ने से पहले द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। दैट मीन्स अगर कुछ करना है तो उसका सबसे बेहतरीन वे है कि उसको करो। दैट इज द सिंपल वे। चलो आगे बढ़ो। Which campaign has the government launched to expand social security coverage for employees? यहाँ पर गवर्नमेंट ने कौन सा एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया हुआ है जिसमें से एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है वो बढ़ने वाली। सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए कोई एक अभियान शुरू किया है, तो वो अभियान कौन सा है? नाउ ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए सेज सिक्योर भारत अभियान। ऑप्शन बी बोल रहा है सोशल सुरक्षा मिशन। ऑप्शन सी बोल रहा है कर्मचारी नामांकन अभियान 2025, दैट इज एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन 2025। एंड लास्ट बोल रहा है नई उड़ान योजना। नई उड़ान योजना। सो गाइस आंसर क्या होना चाहिए? बेसिकली आंसर इज ऑप्शन सी, दैट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन 2025। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन जो है वो उन एम्प्लॉयज के लिए है जो भी एम्प्लॉयज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लाइक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो उनको सैलरी के साथ मिलता है, पेंशन हो सकता है या इंश्योरेंस हो सकता है। सो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द एम्प्लॉयज, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद देयर सोशल सिक्योरिटी इन दी जॉब। सो उसको क्योर करने के लिए, उसके साथ वो जो फाइट कर पाए, इसीलिए जो है ये कैंपेन लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, who will lead the Indian delegation for the 19th midterm ministerial of non-aligned movement, नाम मूवमेंट इन कंपाला, युगांडा? यहां पर युगांडा के कंपाला में आयोजित नाम की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? यहाँ पर उनका जो नेतृत्व करने वाले हैं, उस डेलीगेशन का जो लीडिंग पर्सन है, वो पर्सनालिटी का नाम क्या है? और ये जो है 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, नाम है। तो नाम उसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, बाय द वे एब्रीविएशन है, ठीक है। तो वो पर्सन है, उन पर्सन का नाम है कीर्ति वर्धन सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा कीर्ति वर्धन सिंह। दिस वुड बी दी 5 स्टार क्वेश्चन। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सारे 5 स्टार क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आने के चांसेस है। तो इनकी तरफ आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर दी हुई इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। मैं हर कोई क्वेश्चन के नीचे की इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करूंगा बिकॉज अगेन वीडियो विल गेट लेंदी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड वो फिर हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हु वॉन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर 2025? गाइज ये क्वेश्चन वैसे तो सारे ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज नोबेल प्राइज का है, बट स्पेसिफिकली आई वुड से बैंकिंग की एग्जाम अगर दे रहे हो, आरबीआई की एग्जाम दे रहे हो, स्टैटिस्टिक अगर स्पेसिफिकली आरबीआई के एग्जाम में अगर आपका टारगेट है, एलआईसी की एग्जाम दे रहे हो, तो उन सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अगर वो एग्जाम विद इन दिस 11 मंथ और 12th मंथ अगर आती है तो डेफिनेटली आपको जो है ये क्वेश्चन वहां पे देखने मिलेगा। तो इसकी तरफ ध्यान रखिएगा। अच्छा, वो पर्सनालिटी का वो 3 पर्सनालिटी का नाम क्या है? तो ऑप्शन विल बी सी। तो नाम क्या है? जॉयल मैकॉय, फिलिप एगियोन एंड पीटर होविट। ध्यान रखिएगा, जॉयल मकैर, फिलिप एगियोन एंड पीटर होविट, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। इन तीनों को भी जो है वो इकोनॉमिक्स में है नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर द ईयर 2025। अच्छा, यहां पर उनको जो अवार्ड मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो किस रीजन से मिला हुआ है, किस फैक्टर में, कौन से फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है? सो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो उनकी एनालिसिस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेबर मार्केट। जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है, रचनात्मक विनाश होता है, उसका जो असर है आर्थिक विकास तथा श्रम बाजार पर, मतलब श्रम बाजार मतलब जो एम्प्लॉय लेबर जो है, लेबर वर्कर जो फील्ड है, उनके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो एनालिसिस किया गया है इन तीनों के द्वारा, उसके ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूशन के लिए उनको यहाँ पर नोबेल प्राइज
या ये पुरस्कार जो है वो दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड दी 70th WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटी सेशन बिगिन? यहाँ पर 70th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमिटी सेशन जो है वो कहाँ बिगिन हुआ है? तो दैट बिगिन्स इन कोलंबो। कहाँ हुआ है? कोलंबो में हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल नाउ कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? आरपीएफ के लिए अब जो मतलब जो एग्जाम होने वाली है, आप एक तरीके से बोल सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उनके जॉब के लिए होती है, वो एग्जाम अभी कौन सी एग्जाम अभी उनको देनी पड़ेगी? आरपीएफ ज्वाइन कर रहा है, तो जो भी अब आने वाले जो भी एस्पायरेंट्स हैं जिनको आरपीएफ देनी है, आरपीएफ में जॉब करना है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब करना है, तो उनके लिए एसएससी एग्जाम देना कंपल्शन हो जाएगा। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अब तक जो थी यहाँ पर आरपीएफ के लिए वो नहीं थी, लेकिन अभी से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हालांकि फिलहाल एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू है, जो कि आप अच्छे से जानते ही हो, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये मूव लिया गया है वो कितना हेल्पफुल होगा या कितना प्रॉब्लमेटिक होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025? यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025 का जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन से डेट पे सेलिब्रेट होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब यहां पर उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी रेजिलियंट कम्युनिटी, सॉरी रेजिलियंट कम्युनिटी नहीं होगा, उसका थीम था फंड रेजिलेंस नॉट डिजास्टर। मतलब लचीलापन को वित्त पोषित करें, आपदाओं को नहीं। मतलब आपदाओं को यहां पर मतलब डिजास्टर को यहां पर जो है वो रेजिलेंट नहीं किया जा सकता, मतलब डिजास्टर को यहां बेयर नहीं किया जा सकता। एक बार के लिए फंड जो है वो थोड़ा ज्यादा जाएगा चलेगा, लेकिन डिजास्टर नहीं होने चाहिए, या फिर डिजास्टर की वजह से जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। द थीम emphasizes the need to shift investment from post disaster response to pre disaster resilience building। मतलब क्या कि पोस्ट डिजास्टर के बाद जो पैसा खर्च होता है उस पैसे को पहले ही खर्च करो, जिससे कि हम डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर विथ कैपेसिटी ऑफ 125 गीगावाट। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की कौन से नंबर की लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुकी है विथ कैपेसिटी ऑफ 125 गीगावाट। तो इनका अभी जो रैंक है वो इंडिया का दैट इज थर्ड रैंक। तृतीय रैंक जो है वो भारत का आता है इन दी ऊर्जा उत्पादक, जो कि ऊर्जा उत्पादक बनाने में भारत का नंबर जो है वो दुनिया में विश्व में जो है वो तृतीय नंबर पे आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन्फ्लेशन फेल टू एन 8 year लो ऑफ डैश इन सितंबर 2025। अब यहाँ पर सितंबर के महीने में भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है, वो इन्फ्लेशन जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा नीचे आए हुए है, जो कि लास्ट 8 साल में जो है वो इतना नीचे नहीं आया था। एंड दैट इज गुड, वो अच्छी बात है। अब ये नंबर्स जो है वो सिर्फ नंबर्स है या रियल टाइम इम्पैक्ट है वो हमें फ्यूचर में देखने मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये नंबर्स तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ये नंबर है, इट इज 1.54%। फिलहाल के लिए इंडिया का इन्फ्लेशन जो फेल ऑफ हुआ है दैट इज विथ 1.54%। तो अच्छे परसेंटेज से नीचे आया, बट रियल टाइम ये इन्फ्लेशन सच में गिरा है क्या? आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप भी सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो आगे बढ़ते। 9, which country has launched visa free travel for Indians for a 14-day stay? यहां पर कौन से कंट्री ने भारतीयों के लिए 14 दिन के लिए वीजा फ्री ट्रैवल जो है वो अलाउ कर दिया है? वो कंट्री कौन सी है गाइस? दैट कंट्री इज फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत की वासियों के लिए 14 दिन तक वीजा फ्री ट्रैवल कर दिया है। मतलब अगर आप 14 दिन फिलीपींस जाना चाहते हो तो यस आपके लिए वो वीजा फ्री होगा, और वो कौन से कंट्री में होगा? फिलीपींस में होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर पब्लिक गुड लॉन्च? यहाँ पर एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर पब्लिक गुड जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है इन इंडिया? और ये फर्स्ट है गाइस। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट एआई सेंटर है जो कि एक्सलेंस फॉर पब्लिक गुड के लिए लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर वो सेंटर लॉन्च होता है इन विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम में हुआ है, हाल ही में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी एक 5 स्टार काइंड ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब सारे ही एग्जाम्स में बहुत बात करूंगा। हाँ, स्पेसिफिकली अगर एसएससी की एग्जाम आने वाली है, इसके बाद भी आएगी, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, ये एसएससी के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके साथ ही अगर आप कोई भी ऐसी एग्जाम दे रहे हो जिस एग्जाम में टेक्निकलिटीज की बात आती है, तो यस, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। Who launched the report on India's blue economy and deep sea fisheries strategies? यहाँ पर किसने जो है वो रिपोर्ट लॉन्च किया हुआ है ऑन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड डीप सी फिशरीज स्ट्रेटेजी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब जो ओशियन ट्रेड वगैरह या जो सी रूट थ्रू जो भी होता है ट्रेड वगैरह जो भी होगा, ओशियन इकोनॉमी जो भी होती है, जो सी रूट इकोनॉमी होती है, उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वो किसने लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है बाय दी नीति आयोग सीईओ। नीति आयोग के जो सीईओ है उनके द्वारा जो है यहाँ पर ये रिपोर्ट लॉन्च कर दी गई है। तो ध्यान रखिए, इनका ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ ने कौन सा रिपोर्ट जो है वो लॉन्च किया था, एंड दैट रिपोर्ट इज इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड डीप सी फिशरीज स्ट्रेटेजीज। चलो आगे बात करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव लॉन्च बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरापू? यहाँ पर राम मोहन नायडू जी ने जो एक ऑब्जेक्टिव, जो एक फेयर से फुर्सत जो इनिशिएटिव लिया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाउ ये फेयर से फुर्सत जो इनिशिएटिव है वो कौन से फील्ड में लिया गया है? दैट इज इन सिविल एविएशन। जो प्लेन होता है ना, हम लोग जो प्लेन की टिकट बुक करते हैं, तो उसके अंदर ये जो है वो इनिशिएटिव लिया गया। अब वो लिया तो गया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली एलिमिनेटिंग डायनामिक एयरफेयर्स। मतलब प्लेन के जो टिकट के खर्चे होते हैं, उन टिकट के खर्चों को थोड़ा सा कम करने के लिए और लोगों के लिए आसान करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। तो आप बताइए ये कितना फायदे में? चलो आगे बढ़ता है। 13th वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विश्वास स्कीम? यहाँ पर विश्वास स्कीम लॉन्च की गई है बाय द लेबर मिनिस्टर। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्वास स्कीम बाय द लेबर मिनिस्टर लॉन्च की गई है। फेयर फुर्सत जो है वो फेयर से फुर्सत, वो है आपको राम मोहन नायडू, इनका नाम याद रखना होगा। विश्वास स्कीम उसके लिए लेबर मिनिस्टर। तो विश्वास स्कीम लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने लॉन्च की हुई है। अब इस विश्वास स्कीम का पर्पस क्या है? क्यों ये विश्वास स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है बाय दी मनसुख मांडविया? अब इसका रीजन क्या है? दैट रीजन इज टू सॉल्व ईपीएफ लिटिगेशन। गाइस ईपीएफ जो एविडेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, उस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में हाल ही में 3 से 4 इंप्रूवमेंट कर दी गई है। रिसेंटली उन्होंने और एक इंप्रूवमेंट किया था ऑन दी वेबसाइट, दैट यू कैन एंटर एंड मॉडिफाई योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ एग्जिट। मतलब आप जो काम पे ज्वाइन करते हो और जॉब को छोड़ते हो, तो दोनों भी जो है वो एंट्री आप मॉडिफाई कर सकते हो। बट आई चेक विद द वेबसाइट, बट वो अभी तक वो अपडेट हुआ नहीं है, शायद से सिस्टम है। बट यस, हाल ही में न्यूज आई थी ईपीएफ के, और ईपीएफ की वेबसाइट पे भी उन्होंने नोटिफिकेशन तो डाल दिया, बट सिस्टम में वैसी कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने एक स्कैनर भी, क्यूआर भी उसने उन्होंने लॉन्च किया था, बट उसका कुछ मतलब उसका कुछ इम्पैक्ट है भी कि नहीं पता नहीं। बट वेबसाइट पे तो फिलहाल तो वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो भी ईपीएफ से रिलेटेड है, जिनके पास भी पीएफ आता है, उनके लिए मैं न्यूज बता रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि ईपीएफ में तीन इंप्रूवमेंट्स है। एक तो ये विश्वास स्कीम, और इसके पहले हम लोगों ने देखा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो क्या देखा। और जो अभी मैंने बताया कि जहां पर आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ एग्जिट जो है वो आपको मॉडिफाई करने मिल जाती है और एंट्री करने मिल जाती है। तो ईपीएफओ ने ये जो है वो 3 डिफरेंट न्यू चेंजेस किए हुए हैं। जो भी ईपीएफओ की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चल, which country became the first to eliminate mother to child transmission of HIV, hepatitis B and syphilis? यहां पर syphilis, HIV, hepatitis B, ये तीनों भी जो डिजीज है, हालांकि ये बहुत डेंजरस है, और ये जो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है? ट्रांसमिट होना मतलब माँ के पास से वो बच्चे के पास चले जाते हैं। अगर माँ को एचआईवी हो जाए तो बच्चे के पास चला जाएगा। अगर हेपेटाइटिस बी हो जाए या सिफिलिस हो जाए तो बच्चे के पास भी चला जाएगा, जेनेटिकली बाय द वे। तो ये जो हो रहा है,
तो ये होना, ये जो होता है ना, ये खत्म कर दिया गया। अब ऐसी कौन सी वो पहली कंट्री है विश्व की जिन्होंने ये खत्म किया है? तो वो कंट्री है मालदीव्स। ध्यान रखिएगा, मालदीव्स ने, यहाँ पर मालदीव्स एक ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिन्होंने ये ट्रांसमिशन का जो प्रॉब्लम है, जो HIV ट्रांसमिट हो जाता है, हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू मदर टू द चाइल्ड, वो जो है यहाँ पे खत्म कर दिया है। मतलब उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो क्योर किया होगा, माइट भी कुछ मेडिसिन होगी, कुछ मेडिकेशन होगी, ट्रीटमेंट्स होगी, थेरेपीज होंगी, वो सारी उन्होंने इवॉल्व कर ली है। और इसी वजह से वो फर्स्ट कंट्री बन चुकी है टू एलिमिनेट दैट ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो गाइज, ये सारी इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स फॉर द 14 अक्टूबर 2025। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। और गाइज, वीडियो को पूरा देखते हो, नोट्स लेते हो, तो शेयर कर दो एंड लाइक करना मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है? Hit that bell icon and thank you for watching the video.